और आपका इस चैप्टर का नाम है तुर्कों का उदय एवं भारत पे आक्रमण। महत्वपूर्ण चैप्टर है, प्रीलिम्स में प्रश्न यहाँ से आते ही आते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे तुर्कों का उदय एवं भारत पे आक्रमण के आधार क्या थे। तो सबसे अरब खलीफाओं की विलासिता एवं दुर्बलताओं ने इस्लाम के नेतृत्व को अरबों के हाथों से खो दिया और नेतृत्व तुर्कों के हाथों में चला गया। पहले किसके हाथों में था? तो पहले आप देखोगे इससे मतलब यही चीज, मतलब किसके हाथों में था? तो अरबों के हाथों में था, लेकिन बाद में यही नेतृत्व किसके हाथों में चला गया? तुर्की के हाथों में चला गया। ठीक है, भारत में इस्लामी राज्य को स्थापित करने का श्रेय तुर्क को जाता है। अरब ने कभी भी भारत में इस्लामी राज्य स्थापित नहीं किया, किसने किया था? तुर्कों ने किया। ठीक है, तुर्क अरब और ईरानी दोनों से भिन्न थे। तुर्क की बात करेंगे तो अरब और ईरानी दोनों से भिन्न थे, आप इसको ध्यान में रखेंगे। उनमें न तो अरबों जैसी समझदारी थी और न ही ईरानियों जैसी सुसभ्यता थी। ठीक है, न तो अरबों जैसी समझदारी थी, न ही ईरानी जैसी सुसभ्यता थी। उसकी बुद्धि और व्यवहार का मुख्य आधार उनकी तलवार की शक्ति थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तुर्क मंगोल की तरह बर्बर नहीं थे। एक सदी से भी कम समय में वे क्रूर और खानाबदोश घुड़सवारों से बदलकर एक सुसंगठित एवं सुसभ्य जाति बन गए थे। मंगोल तो काफी अधिक बर्बर माने ही जाते थे, पता ही आपको। ठीक है, तुर्कों ने धीरे धीरे ईरान, ठीक है, इराक, अफगानिस्तान तथा अंत में भारत में प्रवेश किया। भारत की भूमि में प्रवेश पाने का श्रेय गजनवी वंश के सुल्तान महमूद को जाता है। किसे जाता है? तो ध्यान में, किसको? सुल्तान महमूद। इसको महमूद गजनवी कहते हैं। रीजन क्या है? गजनवी वंश से संबंध आता था। इसकी राजधानी गजनी हुआ करती थी, इसलिए महमूद गजनवी या फिर महमूद गजनी के नाम से जानते हैं। गजनवी ड्यू टू इसके वंश के नाम से, और गजनी इसकी राजधानी के नाम से। ठीक है, अलग अलग आदमी नहीं है। महमूद गजनबी अलग नहीं है, महमूद गजनी अलग नहीं है, बोथ आर सेम। नाम इसका मूल महमूद गजनी पड़ा इसके राजधानी को लेकर, गजनबी पड़ा इसके वंश को लेकर। ठीक है, यद्यपि राज्य स्थापित करने का श्रेय शंसवनी वंश के मोहम्मद गौरी को जाता है। ठीक है, देखिए राज्य किसने बनाया? शंसवनी वंश के मोहम्मद गौरी को जाता है। ठीक है, अब आते सबसे पहले गजनवी साम्राज्य के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। तो देखेंगे यामनी वंश, जिसे गजनवी वंश के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, यामनी वंश को किस नाम से जानते हैं? गजनवी वंश के नाम से जानते हैं। ईरान के शासकों की एक शाखा थी। अल्पतगिन ने इस वंश का एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। तो यामनी वंश की नींव किसने रखी थी? अल्पतगिन ने रखी थी। ठीक है, अल्पगिन ने रखी थी। ठीक है, कब रखा था? तो 963 में। ठीक है, 963 में। ठीक है, जबुलिस्तान के शासक जबुलिस्तान छीन लिया और इसकी राजधानी गजनी थी। अगर यामनी वंश की राजधानी या फिर गजनी वंश की राजधानी कहाँ पे थी? तो ध्यान में रखें, गजनी थी। ठीक है, गजनवी वंश या फिर मतलब यामनी वंश की राजधानी गजनी थी और इस वंश का संस्थापक अल्पतगिन था। ठीक है, और अल्पतगिन के बाद इसका दामाद आएगा सुबक्तगिन। ठीक है, सुबक्तगिन कौन था? अल्पगिन का, ठीक है, क्या था? सुबक्तगिन जो था दामाद था। सुबक्तगिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इसी का बेटा जो था मोहम्मद गजनबी था। ठीक है, समझ रहे हैं ना? ये अल्पतगिन का क्या था? दामाद था। अल्पतगिन के बाद दामाद भी था, गुलाम भी था। ठीक है, अल्पतगिन के बाद सुबक्तगिन ने 10वीं सदी के अंत में गजनी साम्राज्य को संगठित किया, किंतु सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र पे कब्जा करके गजनी राज्य का मतलब क्या क्या विस्तार किया। ठीक है, अब सुबक्तगिन के बाद उसका पुत्र, इनका नाम महमूद था, कब गद्दी पे बैठा? ये प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। 998 में गद्दी पे बैठता है। कब गद्दी पे बैठता है? 998 में गद्दी पे बैठा, मतलब गजनी का राजा बना, जिसे गजनी को राज्य का एक साम्राज्य में बदल दिया। ठीक है, तो गजनी एक राज्य हुआ करता है, लेकिन उसको साम्राज्य बनाने के श्रेय महमूद को जाता है। भारतीय भूभाग पर उसने सर्वप्रथम हिंदू शाही वंश के विरुद्ध आक्रमण किया, इस वंश के पतन तक। ठीक है, निरंतर उसके आक्रमण होते रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हिंदू शाही वंश के विरुद्ध आक्रमण किया तथा इस वंश के पतन तक निरंतर उसके आक्रमण होते रहे। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो गजनी के शुरुआती शासक में कौन कौन हो गया? सबसे पहले अल्पतगिन, अल्पतगिन के बाद सुबतगिन और सुबतगिन के बाद महमूद गजनी। ठीक है, याद रहेगा। कब गद्दी पे बैठा महमूद गजनी? 198। 998 में। अगर पूछा जाए तो सभी लोग माइक खोल के बोलेंगे, जो कि मतलब टेलीविजन वगैरह ये सब नहीं खोले हुए, शांति है उनके इधर, सभी लोग बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ से प्रश्न पूछता है, मैं चाहता हूँ याद हो जाए। ठीक है, लेकिन शांति होना चाहिए, फालतू किसी चीज की आवाज नहीं आनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, महमूद गजनवी का मुकाबला पहली बार जयपाल से होता। पहली बार कब होता है जयपाल से इनका आक्रमण? 1001 में होता है। अब महमूद ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? 17 बार। तो मतलब ध्यान रखेंगे। ठीक है, सबसे पहली बार आक्रमण 1001 में किया। ठीक है, किसके विरुद्ध? जयपाल के विरुद्ध। ठीक है, और उसके बाद इसने कुल 17 बार आक्रमण किए। और जयपाल का बेटा की बात है आनंदपाल। जयपाल के बाद उसका बेटा आनंदपाल या फिर अनंतपाल सिंहासन पर बैठा, अभी भी अपने क्षेत्रों में तुर्की छापों को चुनौती देता रहा। तो जयपाल के बाद उसका बेटा जो था अनंतपाल या फिर आनंदपाल, नाम इनका ध्यान रखिएगा। अब पंजाब में प्रवेश करने से पहले महमूद को अभी भी सिंधु के आसपास आनंदपाल की सेना के साथ संघर्ष करना पड़ा। ठीक है, एक कठिन चुनौती के बाद 1006 में मुल्तान पर विजय प्राप्त किया। पूरा मुल्तान नहीं, मुल्तान के आसपास का कुछ क्षेत्र जो था, सबसे पहली बार 1006 में जीतता है।
पंजाब प्रांत आखिरकार 3 साल बाद, ठीक है, सिंधु के पूर्वी क्षेत्र में चच मैदानों को जीता गया। हालांकि 1015 ईस्वी में महमूद ने लाहौर को जीतकर झेलम नदी तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। इसी तरह महमूद ने पूर्वी अफगानिस्तान, पंजाब और मुल्तान को जीतकर भारत की ओर आने के लिए अपना एक रास्ता तैयार किया। पंजाब के बारे में धन प्राप्ति के लिए, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, धन प्राप्ति के लिए गंगा का मैदानों में अभियान किए। कुछ सामंती शासकों की मदद से हिमालय की तलहटी के 4 शहर, 12 बुलंदशहर के एक स्थानीय राजपूत शासक को हराया। इसके बाद उसने मथुरा और वृंदावन मंदिरों को लूटे। यह ध्यान में रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है तो महमूद ने किन मंदिरों को लूटे। ठीक है, तो लोग केवल सोमनाथ मार के चले आते हैं, लेकिन उससे पहले मथुरा और वृंदावन के मंदिरों को भी उसने लूटा था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पहला प्रश्न है, इसको आक्रमण ध्यान में सर रखिएगा। 1000 ईस्वी पूर्व क्या? ना? पहला आक्रमण सब 1001 की 1000? मेरे हिसाब से 1001 ही वाला आक्रमण जो था, मतलब पहला आक्रमण था हिंदू शाही शासक जयपाल के विरुद्ध था। ठीक है, कहीं कहीं पे 1000 भी देखा, लेकिन 1001 ही मैंने ज्यादातर जगह पे देखा है। कुछ जगह पे 1000 भी लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन 1001 ही होना चाहिए। लूसेंट क्या कहता है? 998, वो 1001 लूसेंट तो है। सर 1000 दिया है उसमें। अच्छा, देखेंगे दूसरी किताब में भी। इस जीत के बारे में चेक कर लीजिए फिर से, दूसरी किताब में भी देखिए क्या लिखा हुआ है, या फिर गूगल करके देखिए। इस जीत के बाद उसने गुर्जर प्रतिहारों की प्रतिष्ठा राजधानी कन्नौज पर हमला किया। इस महान गंगा शहर के 7 किलो को एक ही दिन में गिरा दिया। कन्नौज के सभी भाव मंदिरों में से एक भी मंदिर को नहीं छोड़ा। इस हमले में लूट का सामान इतनी तादाद में था कि वह घर ले जाते उसे फारस में दास व्यापार भर गए। तो उसने ईरान में अपना साम्राज्य विस्तार किया और बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त कर ली। जो आक्रमण जो था, इससे मतलब उसको इतना मतलब धन हाथ लगा, हमलों में लूट का सामान इतनी तादाद में था, वह घर ले आया कि उसने फारस के दास बाजार भर गए, तथा उसने, ठीक है, ईरान में अपना साम्राज्य विस्तार किया और बगदाद के खलीफा से मान्यता भी प्राप्त कर ली। अब इसका जो सबसे जो मशहूर जो था, जिनसे प्रश्न बनता, 1025 वाला था। 1025 में महमूद ने अपने सबसे यादगार अभियान जो था, सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर पे हमले के लिए निकला। सोमनाथ मंदिर भारत के सबसे प्रमुख तीर्थों में से एक था। गजनी वापस जाते के समय, ठीक है, ध्यान रखें, इनका विरोध मतलब जाटों ने इसका विरोध किया, तथा इसके दंड में 1027 में भारत में अंतिम बार में आक्रमण किया। ठीक है, तो इसको जाटों के द्वारा लूट लिया गया था कुछ धन को। ठीक है, उसी से बदला लेने के लिए 1027 में बाद में फिर से मतलब रिट्रीट करके मतलब आक्रमण करता है। 1030 में आई थिंक इसकी मृत्यु भी हो जाती है। अब यहाँ पे देखें, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है महमूद गजनवी का धन का उद्देश्य क्या था। तो सबसे पहला, महमूद गजनवी के भारतीय मंदिर पे आक्रमण धन प्राप्ति के लालसा से प्रेषित था। पॉइंट टू बी नोटेड। वो एक तरफ राज्यों की संपत्ति को लूटता था, तो दूसरी ओर ऊपरी गंगा दोआब में बिना किसी शक्तिशाली स्थानीय, महमूद गजनवी का मूल्यांकन ट्रेडिंग शक्ति के एक तटस्थ के क्षेत्र में बनना चाहता था। महमूद गजनवी एक साहसी योद्धा था, उसके पास महान सैन्य क्षमताएं और राजनीतिक उपलब्धियां थी। उसने एक छोटे से राज्यों को विशाल और समृद्ध साम्राज्य में बदल दिया। ठीक है, गजनवी, ठीक है, गजनवी के शासन क्षेत्र में वर्तमान अफगानिस्तान, पूर्वी ईरान भी शामिल था। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भागों के अधिकांश हिस्से शामिल थे, लेकिन मुख्य उद्देश्य इसका भारत में आक्रमण धन लूटना था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे अपने जंगी कौशल के अलावा वह गजनी साम्राज्य में फारसी साहित्य का संरक्षक भी था। शवानद, शमानिद, बुखारा, बुखारा शहर को सुना गया ना भी हाल फिलहाल में, यूनेस्को का मतलब क्या, शहरों के लिस्ट में चुना गया ना बुखारा को। ठीक है, सम्मानित बुखारा और खुरासन के सांस्कृतिक केंद्र से प्रभावित हाँ होकर जी। उसने गजनी को फारसी विद्वानों का केंद्र बनाया। ठीक है, फारसी विद्वानों का केंद्र किसे बनाया, गजनी को। विभिन्न कवियों एवं लेखकों को आमंत्रित किया, जैसे फिरदौसी, अल बिरूनी, ठीक, अंसुरी और बैहाकी, बैकाही। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कुतुबी ने इसके आक्रमण को इस्लाम का प्रचार जिहाद माना है। ठीक है, तो दूसरा कारण इस्लाम का प्रचार भी था, जिहाद। जिहाद मतलब क्या होता है, मतलब इस्लाम को प्रचार करना, ठीक है, कन्वर्जन करवाना, मतलब लोगों को इस्लाम में परिणत करना, जिहाद कहते हैं इन लोग के नजर में। महमूद गजनवी को पहला सुल्तान बना गया। इसने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। ये भी प्रश्न पूछा, महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो यही सब प्रश्न था। पहला आक्रमण 1001 में, अंतिम आक्रमण कब था, 1000 में कर रहा अंतिम है 27। 1027 में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक, किसके विरुद्ध था, पहला कौन जिस 1000 में दे रहा है। के विरुद्ध। हेलो, कहीं पे 1000 भी है। ठीक है, हाँ, दृष्टि दृष्टि में 1001 लेता है। दृष्टि में दे रहा है मोहम्मद ने 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण शुरू किया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में किले को जीते। तत्पश्चात 1001 में हिंदू शाही शासक जयपाल को पेशावर के निकट पराजित किया।
पता है 1000 में, ठीक है। मतलब पहला किसी शाखा संघर्ष होता है 1001 में होता है, तो भारतीय क्षेत्र का आक्रमण 1001 ही माना जाएगा। भारत के आसपास के क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए 1000 के आसपास आक्रमण करता है। ये पहला आक्रमण भारतीय शासकों से इसकी संघर्ष में आक्रमण 1001 ही होगा, ठीक है। वैसे देख लेंगे मेडिवल इंडिया के किसी अच्छे पुस्तक में कितना दिया हुआ है, ठीक है। दृष्टि में से बता रहे तो हैं। अच्छा ठीक है, तो ये सारी कहानी हो जाती है, लेकिन ये साम्राज्य की नींव नहीं रखता है, ठीक है। साम्राज्य का नींव नहीं रख पाता है, ठीक है। आगे चल के इसके किससे नहीं बनेगा, तो इसका इसी से बनना बंद हो जाएगा। क्या नाम है, ईरान का जो शासक होता है शाह से ही नहीं बनता है, ठीक है। उसके बाद शाह जो था से मतलब दोनों का नहीं बनने की वजह से इसकी आखिरी समय बहुत ही खराब होती है, ठीक है। अब आते हैं हमारे गजनबी की है, कौन सी, गौर सम्राट, सॉरी गजनबी तो हो गया, अब गौर समाज। देखिए 12वीं शताब्दी के मध्य में गौर वंश का उदय हुआ। गौर वंश एक कृषि प्रधान क्षेत्र था। इसका पहाड़ी क्षेत्र गजनी तथा हेरात के बीच में था। इसका मध्य भाग आधुनिक अफगानिस्तान में है, ठीक है। गौर में जो वंश का प्रधान था उसका नाम था शंसवानी, ठीक है। गौर का शंसवानी और उधर का गजनबी, या फिर क्या नाम था, गजनबी के अलावा क्या बताया था, एक नाम और क्या था, गजनी, यामनी या फिर गजनबी, ठीक है। और गौरी में क्या हो जाएगा, तो इसका होगा शंसवानी, ठीक है। यही मतलब भारत में सत्ता की नींव रखेगा, ठीक है। मोहम्मद गौरी ने शंसवानी वंश को शक्तिशाली बनाया। गौरी ने 12वीं शताब्दी के मध्य हेरात में हस्तक्षेप करके खुद को सर्वोच्च बनाने की कोशिश की, ठीक है। गजनबियों ने गौरियों ने, ठीक है, इस कृत्य को खतरा महसूस किया। गजनबियों ने गौरियों के इस कृत्य से खतरा महसूस किया। गौरी सम्राट हुसैन शाह के भाई को कैद करके उसे जहर दे दिया। इससे क्रोधित होकर हुसैन शाह ने गजनबी शासक बहराम शाह को हराकर गजनी पर कब्जा कर लिया। इस घटना को गजनबियों का पतन और गौरियों का उदय के रूप में चिन्हित हुआ। गजनबी का पतन हुआ तो ही मतलब गौरी का मतलब क्या हुआ, उदय हुआ। हमने बताया ना शाह से इसका झगड़ा था। गजनबियों का झगड़ा किससे था, शाह से था। शाह जो थे मतलब दुनिया में कहीं भी मुस्लिम शासक तो तभी शासक कहलाते जब शाह से मतलब उनको क्या लेना पड़ता, उपाधि लेना पड़ता था। शाह उनको मतलब शासक बनने के वैलिडेट करते थे, सर चलो आप तुम शासक बन गए, ठीक है। इससे गजनबियों का झगड़ा किससे हो गया, ठीक है, हुसैन शाह से, ठीक है। शाह मतलब क्या, ईरान का शासक, ठीक है। या तो ईरान के शासक ये लोग लेते थे, या फिर जो तुर्क होते थे तुर्की के शासक लेते, ऐसे करके ये लोग मतलब क्या करते थे, उनसे अपने वंश को मतलब वैलिडेट करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब क्या हो, गजनबियों का पतन के बाद ही, गजनबियों के पतन के बाद ही मतलब क्या, तो गौरियों का मतलब क्या उदय मतलब आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अरे क्या सब खुल रहा है यार, आप चलेंगे आगे, ठीक है। मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण मुल्तान के विरुद्ध था, जिसपे इस्माइलियों का शासन था, ठीक है। तो पहला आक्रमण कब हुआ, किनके विरुद्ध हुआ, मुल्तान के विरुद्ध, ठीक है। ये भी पूछा जाता है मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण किसके विरुद्ध, मुल्तान के विरुद्ध, ठीक है। ध्यान रखेंगे। मुल्तान का सुल्तान किसे कहते हैं, मोहम्मद शहबाज। जज्बात बदल दिए। मुल्तान में 309 रन मारा था, इसलिए उसको मुल्तान का सुल्तान कहते हैं। तो दृष्टि का वो कुछ और बता रहा है, उसका वेबसाइट कुछ और बता रहा है। अच्छा सॉरी, 1001 देख लेंगे। मेडिवल हिस्ट्री का अच्छा किताब है मेरे पास, उसमें देखते उसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है। आप चलेंगे। गौरी ने गुजरात पे कब आक्रमण किया, 1178 में, ठीक है। किंतु मतलब वहां पे जो था ना, वहां का राजा जो था काफी मतलब तगड़ा आदमी था, मूलराज द्वितीय, पराजित कर देता है, ठीक है। अब भारत में इसकी पहली पराजय थी। मूलराज द्वितीय ने आबू पर्वत की तलहरी में पराजित किया था। आबू पर्वत कहाँ पे, राजस्थान में, राजस्थान में आबू पर्वत है, वहां पे पराजित किया। भारत में मोहम्मद गौरी की पहली पराजय थी। गुजरात के द्वार का अनुभव होने पर गौरी ने अपनी कार्य योजना बदल दी। उसे पता चला था भाई साहब इतना आसान तो नहीं है। इसने भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर सबसे पहले गजनबियों को अपने अधीन करने का प्रयास किया। 1179-80 में पेशावर में उन्हें हराने के बाद उसने लाहौर के गजनबी शासक, ठीक है, खुसरब मलिक को 1181 में हराया। खुसरब मलिक के कुछ समय के लिए लाहौर पर शासन करने की अनुमति दी गई, क्योंकि गौरी कुछ समय पंजाब और सिंध के कुछ हिस्सों पर अपना शासन बढ़ाने में व्यस्त था। उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में इस विजयों के बाद गौरी ने पंजाब के, ध्यान रखिएगा, पंजाब के किस जगह किस किले पे कब्जा कर लिया, पूछता है ये, ठीक है। तो बाद में जाके पंजाब के तबर हिंद, ठीक है, ध्यान, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तबर हिंद पे मतलब क्या करता है, किले पे कब्जा किया। तबर हिंद नदी तो दिल्ली के सुरक्षा, इसलिए इंपॉर्टेंट है ना कि तबर हिंद जो था ना, जैसे मान लीजिए उधर से कोई आगे आक्रमणकारी आएगा तो बीच में तबर हिंद का किला पड़ता था। तबर हिंद किसको सुरक्षित करता, दिल्ली को सुरक्षा करता था। फिर दिल्ली पे सारे आक्रमण को तबर हिंद क्या करता था, रोकता था। तो तबर हिंद के किले पे कब्जा कर लिया। तबर हिंद रणनीतिक रूप से दिल्ली की सुरक्षा संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण था, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है
है तो मतलब तबर हिंद का किला कहाँ है, ऐसे प्रश्न पूछेंगे। तबर हिंद की किला की क्या महत्वपूर्ण थी, मतलब क्या इसका इंपोर्टेंस था, क्या रोल अदा करता है, ठीक है। इस वजह से पृथ्वीराज चौहान स्थिति को पलटने के लिए तबर हिंद पहुंचे, ठीक है। और इसी को, ठीक है, इसी किला को मतलब सुरक्षा फिर से मतलब प्रदान करने के लिए पृथ्वीराज चौहान, जिनको पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जानते हैं, चहमान वंश के शासक थे। ध्यान में रखिएगा, दिल्ली के शासक यही थे, ठीक है। हालांकि इनका जो राजधानी जो था अजमेर से ही चलता था उस समय, हालांकि दिल्ली पे भी इनका कहीं ना कहीं से इनडायरेक्टली रूप से शासन था। और जब पृथ्वीराज चौहान स्थिति को पलटने के लिए तबर हिंद पहुंची, 1191 में दोनों सेनाओं के बीच युद्ध लड़े। युद्ध को तराइन का प्रथम युद्ध के नाम से जानता है। इसमें पृथ्वीराज ने न केवल गौरी के विरुद्ध युद्ध जीता, उसे बुरी तरह से घायल भी कर दिया। गौरी जो था मतलब पूरे घोड़ा वगैरह को छोड़ के मतलब भाग जाता है, ठीक है। बाद में लोगों को समझ में नहीं आया घोड़ा को क्या किया जाए, क्योंकि भारत के लोग उतने परिचित नहीं थे उस समय घोड़ा से, अरबी नस्ल के घोड़े से। 1192 में तुर्की की सेना ने दूसरी बार हमला किया, जिसे तराइन के द्वितीय युद्ध के रूप में जाना जाता है। इस बार गौरी अच्छी तैयारी के साथ आया था और पृथ्वीराज के मुकाबले में अत्यधिक सशक्त साबित हुआ और विजयी हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के लेकर इतिहासकारों के अलग अलग मत है, ठीक है। मिन्हाज सिराज की बात करेंगे तो मिन्हाज सिराज कहता है भाई साहब उसे पकड़ लिया गया और मार दिया गया। हसन निजामी ने इसका खंडन करते हुए कहा कि पृथ्वीराज को हार के बाद भी अजमेर में शासन करने की अनुमति दी गई, ठीक है। तो मतलब सारे प्रश्न अलग अलग है कि हसन निजामी जो कहता था बोला से मतलब पराजित हुआ, लेकिन फिर भी अजमेर में शासन करने की अनुमति दे दी गई। जबकि मिन्हाज ये सिराज की बात पुस्तक करेंगे। मिन्हाज उस सिराज की एक पुस्तक के नाम था ना सर, वो वो उसी तरह लेखक सही तबक़ात-ए है। नासिरी। नहीं ठीक है, तो नासिरी मेरा नहीं, तबक़ात-ए नासिरी। तबकाते नासिरी, ठीक है, मिन्हाज सिराज का, ठीक है। वही ना है कि गलत बता रहा हूँ? सही है तबकाते वो एगो नासिरी ही दूसरा होगा, था। ठीक है। मिनाज सिराज हो जाएगा, ठीक है। तो मिनाज सिराज क्या कहता है, देखिए हमको ये नहीं जाना था पृथ्वीराज के जी के साथ क्या हुआ नहीं हुआ, जो भी हो कॉन्स्पिरेसी जो भी हो, ठीक है। लेकिन हमको बस ध्यान रखकर मिनाज सिराज के अनुसार पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या किया, तो मतलब पकड़ के उनकी हत्या कर दी गई। निजामी क्या कहता है, निजामी कहता है नहीं भाई साहब अजमेर में शासन करने की अनुमति दे दी गई हारने के बाद, लेकिन ये बात हमको गलत ही लगता है, ठीक है। इतना तो भाई दयावान शासक नहीं था ये लोग, आक्रमणकारी थे ये सब। दिल्ली और अजमेर में तुर्कों का नियंत्रण के रखने के बाद गौरियों ने भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य, ठीक है, गहरवाल के कन्नौज पे हमला करने की योजना बनाई। और उसका शासक कौन था, गहरवाल का शासक कौन था? अनिल क्या नाम था उसका? चंद्रदेव। उसका चंद्रवादाई नहीं, मदद किसने किया था मतलब पानीपत के द्वितीय युद्ध में? जयचंद। क्या नाम था उसका? जयचंद, ठीक है, क्या नाम था? जयचंद। 1194 में ईस्वी में मेरठ, बारा, बुलंदशहर को कोइल तथा अलीगढ़ पे कब्जा कर लिया। 1194 में गौरी सेनाओं ने कन्नौज और बनारस की ओर अभियान किया। आधुनिक इटावा जिले के चंदावर में एक लड़ाई लड़ी गई जिसे चंदावर का युद्ध कहा जाता है। जयचंद की सेना पर समकालीन साहित्यों ने बढ़ा चढ़ाकर आंकड़े दिए। इनमें ठीक है 80,000 कवच, ठीक है 30,000 घुड़सवार, 3 लाख पैदल सेना, ठीक है 2 लाख धनुधारी आदि शामिल है। फिर भी गहरवाल हार गए, मतलब भाई इतना तो नहीं हो सकता है, ठीक है। ध्यान में फिर भी गहरवाल जो थे हार गए ऐसा कहना है, ठीक है। तो गहरवाल वंश का जो था शासक जो था जयचंद था, और ये मतलब पानीपत के दूसरे युद्ध में हेल्प भी किया था, लेकिन बाद में खुद ही मतलब फंस जाते हैं। तराइन के द्वितीय युद्ध में चौहानों और गहरवालों की हार और चंदावर की लड़ाई क्रमशः तुर्कों के लिए बड़ी विजय थी। दोनों युद्ध के बाद गंगा घाटी में तुर्कों के आक्रमण का विरोध किया गया, लेकिन इन छोटे विद्रोह को आसानी से दबा दिया गया। 1205 में गौरी फिर भारत आया, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये अंतिम बार आक्रमण था, ठीक है। और ये आक्रमण खोखरों का मुकाबला हुआ। जब गजनबी जब आता है तो जाट से मुकाबला करने आता है, और ये जो गौरी जब आएगा खोखर से, कुछ लोग मिक्स कर देते हैं, ठीक है। खोखर को इधर कर दिए उधर कर दिए, गजनबी जाट से लड़ने के लिए 1027 में, अब 1222 में गौरी जब आता है खोखर से लड़ने के लिए, ठीक है। लेकिन 1205 में तो आया, लेकिन जब वो वापस जब गजनी जा रहा था तो इसकी हत्या 1206 में कर दी गई, ठीक है। कब कर दी गई? 1206 में हत्या कर दी गई। नमाज पढ़ने के लिए एक नदी के किसी न किसी किनारे बैठा हुआ था, नमाज पढ़ने के वक्त इसकी हत्या कर दी जाती है, ठीक है। ध्यान रखेंगे 1206 में, याद रहेगा। तो अंतिम आक्रमण इसकी गौरी के किसके खिलाफ? खोखर जनजाति, खोखरों के मुकाबला, ठीक है। हाँ, अब देखिए तुर्की का दिल्ली अस्तित्व की ओर प्रयास किस प्रकार से, अब यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की स्थापना करवाएंगे। सभी दशाओं में इस तरह के विस्तार से बावजूद तुर्क ज्यादातर विजित क्षेत्रों को नियंत्रित करने में असफल रहे, जो दिल्ली और ऊपरी गंगा घाटी के गढ़ से बहुत दूर थे। अब चलेंगे क्या होता है 1204 में ताजा मध्य एशियाई घटनाक्रमों के कारण, ठीक है, गौरी, ठीक है, बहाद उलझ गया,
गौरी बहाद उलझ गया। गौरी की मृत्यु की अफवाहों के कारण पंजाब में खोखरों का विद्रोह हुआ और उसे दबाने के लिए उसे भारत वापस आने का विवश किया गया। ठीक है, तो खोखर विद्रोह कर देता, उसी को दबाने के लिए 1205 में फिर भारत आता, लेकिन 1206 में तो खुद निपट जाता। हालांकि पंजाब में मध्य एशिया जाते समय करमातियों ने उसे मार डाला। किसे मार दिया? करमातियों ने उसे मार डाला। ठीक है, लेकिन उसकी मृत्यु ने भारत में तुर्की शासन के विस्तार को नहीं रोक पाया। ठीक है, उसके वफादार गुलामों ने भारत में अपने शासन का विस्तार करने के लिए भारत में अधिक क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। जब भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्र दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई, और कब की गई? तो 1206 में की गई। ठीक है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात साम्राज्य को संभालने के लिए उत्तराधिकारी को लेकर गौरी के 3 गुलामों के बीच में संघर्ष हुआ। ठीक है, 3 गुलाम का नाम ध्यान में रखिए। एक का नाम यालदोज होगा। गजनी का राज्य दिया गया, एग्जाम में प्रश्न पूछा, बीपीएससी स्टेटमेंट में पूछ सकता है। ठीक है, मोहम्मद गौरी के कितने मतलब गुलाम? 3। मोहम्मद गौरी के 3 बंदर। ठीक है, यालदोज, कुबाचा और क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यलदोज को क्या दिया जाता है? गजनी दिया जाता है। कुबाचा को मुल्तान दिया जाता है। और सबसे जो प्यारा जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको भारतीय क्षेत्र दे देता है। ठीक है, अब यालदोज बोल रहा था नहीं हमको भी भारतीय क्षेत्र में हिस्सा चाहिए, फिर ये तीनों आपस में लड़ेंगे। ठीक है, और उसकी कहानी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो 3 बंदर का नाम, एक है यलदोज, दूसरा कुबाचा और तीसरा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ये तीन ऐबक को क्या दिया गया? भारत का क्षेत्र दिया गया। ये बात इन दोनों को क्या होगा? हजम नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आपस में क्या करेंगे? लड़ेंगे। फिर ऐबक दोनों की कहानी समाप्त कर देगा। ठीक है, एक से तो पहले कोशिश करेगा, इससे पहले शादी विवाह करके मतलब रिश्ता को ठीक करे, लेकिन फिर भी अगर नहीं निपटेगा तो फिर हत्या कर देगा। मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। ठीक है, पूरा नाम क्या था? मोहम्मद बिन शाम। मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम या फिर शहाबुद्दीन। ठीक है, मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम शहाबुद्दीन, फिर मोहम्मद गौरी का चरित्र में मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, कैसे कैसे लोगों का चरित्र पढ़ना पड़ रहा है हम लोगों को। अस्थायी परिणाम की दृष्टि से गौरी महमूद गजनबी की तुलना में अत्यधिक श्रेष्ठ हुआ। ठीक है, मोहम्मद गौरी मोहम्मद गजनबी की तुलना में अत्यधिक श्रेष्ठ था। ठीक है, गौरी ने, ठीक है, फखरुद्दीन राजी तथा नजामी उरूजी जैसे विद्वानों का संरक्षण दिया। कन्नौज की, इसका नाम याद रख सकते थे, नजामी उरूजी। ठीक है, फखरुद्दीन राजी। ठीक है, दोनों के दोनों विद्वान थे। किनके संरक्षण में थे? तो गौरी के संरक्षण में थे। ठीक है, कन्नौज के विजय के बाद लक्ष्मी, नंदी तथा आदि के चित्र अंकित करवाए। ये भी पूछा जाता है, जो सिक्का जो ढलवाया था उसमें किसका चित्र था? तो माता लक्ष्मी और नंदी का चित्र था। ठीक है, तो कुछ लोग इसे समझते थे हिंदू धर्म का संरक्षक था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, ध्यान रखिए। जिसपे देवनागरी लिपि में क्या लिखा? मोहम्मद बिन शाम लिखा हुआ था। एग्जाम में कई बार प्रश्न आया, आपके एग्जाम के मध्य एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई है, याद कर लीजिए। ठीक है, बात करेंगे लक्ष्मी और नंदी आदि के चित्र थे, और एक और मतलब मोहम्मद बिन क्या लिखा था? शाम लिखा था। गौरी ने दिल्ली वाला नाम का सिक्के भी चले, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के, दिल्ली वाला। ठीक है, गौरी ने कौन सा सिक्के चलाया? तो दिल्ली वाला सिक्का। ठीक है, हाँ ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और दरोगा वगैरह के एग्जाम में यही सब प्रश्न आजकल आना होगा, क्योंकि चर्चित क्वेश्चन नहीं है ये सब, किसी किसी एग्जाम में पूछा है, और यूपीएससी वगैरह में पूछा है, और इस किताब में उस सारे फैक्ट को कवर किया है। ठीक है, इसलिए मेडिवल का द बेस्ट पीडीएफ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ मतलब क्या होता है, गौरी की कहानी क्या होती है? समाप्त होती है। और आपको जो नया चैप्टर जो शुरू होगा दिल्ली संत है, लेकिन उससे पहले हम आपसे पूछेंगे, क्या पूछेंगे? तो गौरी की मृत्यु कब हुई? 15 मार्च 1206 में। ठीक है, ध्यान में। हाँ ठीक है, बात करेंगे किसने कहा था कि इस अजमेर पे शासन करने दिया गया उनको? ठीक है, हराने के बाद भी पानीपत के द्वितीय युद्ध में हसन निजामी ने। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे अंतिम आक्रमण की, बात करेंगे गौरी के किनके विरुद्ध था? खोखर जनजाति। हमें ये बताओ। ठीक है, ये गौरी जो था किस वंश से संबंध रखता था? हाँ, यामिनी वंश था इसमें, क्या बात है। शंसवानी वंश। क्या है आप लोग चले जा रहे उधर, अभी गजनबी में क्यों जा रहे? बोले ना गजनबी का यामिनी, या फिर क्या बोल था उसका? गजनबी। गजनबी यामिनी उसका था, इसका क्या है? शंसवानी। शंसवानी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पहला आक्रमण कब किया ये भारत पे? 1001। अरे 1001 में क्यों करेगा? जन्म भी नहीं हुआ होगा इसको। ठीक है, 1178 के आसपास गुजरात पे भी आक्रमण कर देता है। ठीक है, 1178 में, ठीक है, गौरी ने गुजरात पे आक्रमण किया था। ठीक है, प्रमुख आक्रमण कौन था? तो 1191, 1192, 1194। 1194 वाला आक्रमण किसके खिलाफ था? पृथ्वीराज चौहान था। 1194 पृथ्वीराज चौहान था। चंदावर था ना? अरे चंदावर आदमी का नाम है क्या? वंश का नाम बताइए, कौन सा वंश था?
गढ़वाल गढ़वाल गहरवाल, गढ़वाल गढ़वाल नहीं, गहरवाल। गहरवाल। ठीक है, शासक कौन था उस वंश का? चंद्रगुप्त चंदावर बोल रहा है, जयचंद नाम था उसका। जयचंद, जगह का लड़ाई था, जयचंद। चंदावर की लड़ाई हुई थी, ठीक है। और ये पृथ्वीराज, सॉरी, जयचंद। गौरी को पराजित किसने किया था? पंजाब का शासक क्या नाम था? जयपाल। जय जयपाल ने। मूलराज द्वितीय, क्या नाम था उसका? मूलराज द्वितीय। कहाँ पे पराजित किया था? तो यहाँ पे क्या नाम है उसका? गुजरात आबू रहेगा पर्वत के तो पास में, आबू पर्वत के पास में, ठीक है। राजस्थान। ठीक है, किस किला पे अधिकार कर लिया जिसके बाद उस किला को सुरक्षित करने के लिए पृथ्वीराज चौहान पहुंचा था, जहां पे दोनों के बीच में लड़ाई होती थी तराइन के प्रथम युद्ध। किला का नाम क्या था? बोले थे याद करने के लिए। तहरबंद। हम्म, तबर हिंद। तबर हिंद, तहर हिंद नहीं, तबर हिंद, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तबर हिंद का किला का, तबर हिंद किला का उसका क्या बोलते हैं उसका, क्या उसका मतलब महत्व क्या था उसका? कोई भी शासक वहाँ पे आके दिल्ली को सुरक्षा प्रदान करता था। मतलब तबर हिंद का किला एक ऐसा मत, एक तो चोक पॉइंट था, ठीक है। चोक पॉइंट समझते हैं ना? अगर वो चोक पॉइंट खत्म हुआ तो पूरा रास्ता खुल गया, जहां मैंने वहां जाओ। अरे दिल्ली में अभी किसान जो प्रवेश कर रहा था, चोक पॉइंट पे देख रहे, सरकार रोक दिया है। अगर वो खुल जाएगा तो पूरा दिल्ली पूरा ओपन है जाने के लिए। तो तबर हिंद का किला क्या चोक पॉइंट है। अगर किला को जीतने का मतलब दिल्ली पे सेना को एक खुला रास्ता मिल जाता, बीच में कोई भी पकड़ने वाला नहीं था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ओपन प्लेस, ठीक है, समझ गए? पहले बात की, ये जो अपना सिक्का जो लाया था, उस सिक्का का नाम क्या था? किस प्रकार के सिक्के दिल्ली चलवाया वाला। था? दिल्ली वाला, ठीक है। और ये सिक्का जो सबका था, उस सिक्का पे क्या छपा हुआ था? किनकी किनकी प्रतिमाएं दिल्ली थी? वाला। लिखा हुआ क्या था? मोहम्मद बिन ठीक है, साद। लक्ष्मी और नंदी के प्रतिमा थे। लिखा हुआ क्या था? तो क्या बताएंगे? मोहम्मद मोहम्मद बिन शाम मोहम्मद लिखा बिन हुआ था, साद। ठीक है। क्या लिखा हुआ था? मोहम्मद बिन शाम लिखा हुआ था। एक प्रश्न और भी, देवनागरी एक प्रश्न लिपि। क्या था? गौरी ने किस विद्वान को संरक्षण दिया? ये दो गो था। फखरुद्दीन राजी और निजामी अरूजी, सॉरी, निजामी उरूजी और फखरुद्दीन राजी, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। मजा आ रहा है? ये चंदावर जो था किस जिला में पड़ता है? पंजाब। इटावा में पड़ता है, ठीक है। इटावा जिला का कोई एक व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान था, जो कि कांग्रेस से जुड़े हुए थे। एओ ह्यूम जो था ना, इटावा जिला का ही, मतलब क्या था? सिविल सर्विस के, सॉरी, आईसीएस अधिकारी थे, ठीक है। एओ ह्यूम इटावा जिला से ही थे, ठीक है। ध्यान में, कभी पूछ दे कहाँ के आईसीएस अधिकारी थे, तो इटावा जिले के थे। एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। दिल्ली सल्तनत बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। क्या करवा दूं कि कल करवाऊंगा? करवा दीजिए थोड़ा। शुरुआत कर देते हैं, टाइम भी मजा आएगा, ठीक है। और आपके एग्जाम में, दरोगा के एग्जाम में लिख देता हूँ आज रिकॉर्डिंग में, ठीक है। एक क्वेश्चन इससे रहेगा दिल्ली सल्तनत से, 1 से 2, ठीक है। 2, चलिए 2 बोल दिया, 2 आएगा, ठीक है। और 2 में भी बता दे रहा हूँ किससे रहेगा, एफएसटी से या एमबीटी से, तो एगो प्रश्न रहेगा, ज्यादातर चांस है एफएसटी से। चलते हैं आगे, चलते हैं, ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं दिल्ली सल्तनत, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले दिल्ली में जो वंश की स्थापना की गई, इसको दिल्ली सल्तनत के कहते हैं, वो तुर्कों के द्वारा स्थापित की गई या फिर अरबों के द्वारा स्थापित की गई? तुर्क द्वारा। तो के द्वारा, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की मैंने उसका 3 बंदर का नाम बताया था। गौरी का 3 बंदर का नाम? कुतुबुद्दीन ऐबक। आपस में लड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या मिला? दिल्ली मिला, एक को मुल्तान मिला, एक को क्या मिला था? गंधार। यालदोज को मिला। गजनी मिला था इल्डाल को, ठीक है। कुबाचा को क्या मिला था? कुबाचा को मुल्तान मिला था, ठीक है। धार मिल जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान का क्षेत्र गजनी में ही आता था, ठीक है। रंजीत सिंह वाला ही मुल्तान है क्या? हाँ, वही पाकिस्तान का हिस्सा भी मुल्तान। चलेंगे, दिल्ली सल्तनत की स्थापना उत्तर भारत में तुर्कों के सैनिक अभियानों के प्रत्यक्ष परिणाम था, जो लगभग 2 शताब्दियों के मध्य में शुरू होता है। 11 और 13 दोनों चरणों में संपन्न हुआ। प्रथम चरण गजनबी द्वारा, दूसरा चरण मोहम्मद गौजी, गजनी मतलब गौरी के द्वारा, लेकिन गजनबी साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाता है। दिल्ली सल्तनत 1206 में स्थापित होती है, 1526 तक चलती है, ठीक है।
लगभग 320 वर्षों तक का शासन आपको देखने को मिलता है। कितने वर्षों तक दिल्ली सल्तनत चली? 320 वर्षों तक, ठीक है। सबसे पहले गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, ठीक है, याद है सबको? सजाने में याद है ना? जी सर। आपको बोलिए 6 से लेके 1290 1206 से लेके 1290 तक, 1290 से लेके 1320 1320 तक सबसे कम, ठीक है, सबसे कम। तुगलक की बात करेंगे 1320 से 1398 1320 से या 1398 या 1414 98, दोनों। सबसे लॉन्ग 1414 तक ही लेता है यहाँ पे। 1414 से 1451 37 तक, नहीं 1451 तक, सॉरी 1451 तक 1451 से 1500 ध्यान रखेंगे। ये 37 वर्षों तक चला था, सेकेंड लोएस्ट, ठीक है। ये सबसे लंबा, ये कब से चला था? 1456 हाँ ठीक है, ये आपका चलेगा आपका 1526 से, ठीक है। कब तक चलेगा? तो 1858 तक। सॉरी, अरे क्या मैं लिख रहा हूँ, ये बाबा मुगल का लिख दिया, 1526 तक चलेगा लास्ट, ठीक है। ये 1526 तक चलेगा अंतिम में, ठीक है। 1451 से दिया ही होगा सब, वैसे मैं लिख दिया हूँ, पूरी हटाइए, सब दिया ही होगा इसमें, उसको अच्छे से कर लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे 320 वर्षों तक मुख्यतः चला, जिसमें से गुलाम पहले थे, फिर खिलजी थे, फिर तुगलक थे, फिर सैयद थे, फिर लोदी थे, ठीक है। गुलाम वंश को मामलुक वंश के रूप में भी जानते, ये भी पूछा जाता, मामलुक वंश किस वंश को कहते? कब से कब? 1206 से लेकर 1290 तक चला। 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में किसी संतान न होने के कारण उनके 3 सेना नायकों के मध्य त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हो गया। प्रभुसत्ता के लिए संघर्ष था। 3 सेना नायक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजाउद्दीन यालदोज, नसरुद्दीन खुबाचा। गौरी ने ऐबक को औपचारिक अधिकार दे रखे थे, ठीक है। यालदोज को क्या मिला? गजनी नगर मिला। दूसरा सदस्य खुबाचा था, जिसे सिंध और मुल्तान का क्षेत्र मिला। तीसरा दास की बात करेंगे, ऐबक था, जो कि बात के मोहम्मद गौरी के जीवन में ही उत्तरी भारत में उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत रहा था। तो उसे उत्तर भारत के शेष प्रांत मिले, जो पंजाब से बंगाल तक फैले थे, जिनमें आधुनिक राजस्थान के भी कुछ क्षेत्र क्या थे? सम्मिलित थे। आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे तो आगे क्या प्रश्न मिलता है, ठीक है। 1206 में उत्तर भारत में तुर्कों के शासन की स्थापना हुई। इतिहासकारों ने गुलाम वंश के लिए विभिन्न नामों का प्रयोग किया। सबसे पहले दास वंश, क्योंकि दास के द्वारा स्थापित किया गया। इलवरी वंश, ठीक है, बलपरी वंश, इलवरी वंश या फिर बलपरी। इलवरी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो आपका ये जो था, क्या नाम इसका, कुतुबुद्दीन ऐबक, वो इलवरी तुर्क था। क्या था? इलवरी तुर्क था, ठीक है। बलपरी वंश के नाम से भी जानते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। बलपरी कुछ नया, इस किताब में हमेशा आपको कुछ नया मिलेगा, ठीक है। इतिहासकार हबीबुल्लाह द्वारा प्रस्तावित नाम की बात के मामलुक शासक, ठीक है। अगर बात करेंगे, पूछ देगा एग्जाम में, मामलुक वंश का नाम किसने दिया था? हबीबुल्लाह ने दिया। किसने दिया? हबीबुल्लाह। किसी फिल्म में नाम देखे था हबीबुल्लाह, ठीक है, ध्यान। अच्छा हाँ, वो याद आ गया, ठीक है। मतलब दिन में बैठ के फिल्म ही देखते रहती है क्या? पूछे कि तुरंत बता दे। अभी पूछ दे से अफीफ ने क्या लिखा था तो याद नहीं रहेगा, ठीक है। कब से कब तक चला ये गुलाम? 1206 से लेके 1290 तक चला, ठीक है। भारत पर शासन करने वाले शासकों ने ममलुक नाम से संबोधित किया गया, ठीक है। ममलुक नाम किसने दिया? हबीबुल्लाह ने। इलवरी कहने का मतलब है, ऐबक जो था इलवरी तुर्क था। दास वंश कहने का रीजन क्या है? क्या है? दासों का दास दासों के द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है, क्योंकि ऐबक भी दास था, ठीक है। ऐबक भी दास था, और क्या नाम है उसका, इल्तुतमिश भी दास ही था। अब चलेंगे शासक कब से कब तक चलेगा? तो 1206 से लेके 90 तक चलेगा, ठीक है। जिनमें से सबसे पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, कब से कब? 1206 से लेके 1210 तक। आराम सा जो था कुछ समय के लिए बनेगा, इसका बेटा था। 1210 से लेके 11 तक अच्छा शासक नहीं साबित होता, हटा दिया जाता। उसका इल्तुतमिश जो आता है, इस वंश के सबसे लंबा समय तक चलने वाला शासक जो था इल्तुतमिश रहेगा। कब से कब? 11 से लेके 36 तक चलेगा। फिर रकुद्दीन फिरोज शाह आता, अल्प का समय के लिए आता है। तो ये रकुद्दीन फिरोज शाह जो होता है ना, ये बेटा होता है इल्तुतमिश का, लेकिन ये शासन अच्छा से नहीं कर पाता। इनका जो माँ का नाम था ना, क्या नाम था माँ का नाम? माँ का नाम बता सकते हैं? शाह तुर्कान, ठीक है। उनका मतलब क्या होता? परोक्ष मतलब छाया रहता, उसी के छत्र छाया में शासन करता है। इसको हटा के रजिया का शासन आता, जो कि 4 वर्षों तक रहता है, ठीक है, 36 से लेके 40 तक, ठीक है। उसके बाद मुजुद्दीन बहराम शाह आता है, ठीक है, 40 से 42 तक। अलाउद्दीन मसूद शाह 42-46। नसरुद्दीन महमूद, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नसरुद्दीन महमूद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टोपी सीकर अपना जीवन व्यतीत करता था। बलबन का दामाद था, ठीक है, बलबन का दामाद था। इसके शासनकाल में, ठीक है, बहुत बड़ी आप देखोगे
इसका तो इसका बलबन का ही मतलब क्या होगा, ठीक है, आपको वो देखने को मिलेगा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक तरह से इंटरफेयर, ठीक है। हाँ, तो नसरुद्दीन महमूद जो था, ठीक है, तो नसरुद्दीन महमूद को बलबन क्या बनाया, अपना क्या बनाया, शासक बनाया, ठीक है। अपना बेटी का शादी कर दिया बलबन ने किससे, नसरुद्दीन महमूद के साथ, ठीक है। लेकिन नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है, उसके बलबन जो है शासक बनता है 65 से लेकर 87 तक। और कैकुबाद आता है 87 से लेकर 90 तक। अंतिम शासक पूछा जाता है तो कैमूर, ठीक है। टोटल कितने शासक होते हैं, तो 11 शासक टोटल होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अंतिम शासक कौन था, कैमूर, उमर। सैफुद्दीन ठीक है, कैमूर। ध्यान रखेंगे कैमूर था, ठीक है। ये मर जाता है, ये शायद किसी बीमारी से मर जाता है कैकोबाद, जहां तक मुझे ध्यान में अगर इसमें लिखा होगा तो। लेकिन इसकी मृत्यु होती है किसी रोग की वजह से। कैमूर जो बनता है अंतिम शासक बनता है। तो गुलामगंज का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक का अंतिम शासक कौन होगा, बोलिए। कैमूर, कैमूर। महिला शासक कौन बनी इसमें, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान, ठीक है। इनमें से ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और बलबन को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। अब हम पढ़ेंगे ऐबक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कब से कब तक शासक रहा है ऐबक, 1210। के मतलब 1210 तक मतलब शासक रहा, ठीक है। दिल्ली का पहला तुर्क शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था और उसने भारत में तुर्क राज्य का संस्थापक माना जाता है। 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु की सूचना मिलने पर लाहौर के नागरिकों को कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर का आकर शासन सत्ता अपने हाथों में लेने के लिए आमंत्रित किया था। और ऐबक की बात करेंगे, राजधानी जो थी लाहौर ही थी, दिल्ली राजधानी नहीं थी। कहाँ थी, दिल्ली राजधानी इल्तुतमिश लेकर आएगा। कौन लेकर आएगा दिल्ली राजधानी, इल्तुतमिश। ऐबक की राजधानी कहाँ, लाहौर में। दिल्ली, लाहौर। कुछ समय के लिए मुगल साम्राज्य की भी राजधानी लाहौर रही थी, पता है ना, किसके शासनकाल में, जहांगीर। शासनकाल में रहा था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। लाहौर में भी किला देखने को मिला, अकबर का किला लाहौर में भी है, ठीक है। ऐबक ने लाहौर पहुंचकर शासन सत्ता अपने हाथों में ले ली। यद्यपि उसने अपना राज्याभिषेक गौरी के मृत्यु के 3 माह के पश्चात 25 जून, ठीक है, 1206 में कराया, ठीक है। सिंहासन में बैठने का अवसर पर उसने मुल्तान सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की, बल्कि केवल मलिक और मतलब सिपा सलार की पदवियों से ही संतुष्ट था। सिपा सलार मतलब अपने आप को अभी भी गौरी का सेनानायक ही मानता था, ठीक है। इसने क्या सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की, ध्यान में इसको रखिएगा। जबकि बात करें सुल्तान की उपाधि जो था ना, वो ग्रहण इल्तुतमिश को मिल गया था, क्योंकि इल्तुतमिश को सुल्तान की उपाधि इसलिए मिला था ना, क्योंकि गौरी इल्तुतमिश जो था दास से मुक्त हो गया था, ठीक है। ये जो था ये दासता से मुक्त नहीं हुआ था, ठीक है। क्योंकि मतलब दास्ता से मुक्त इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि गौरी का मरना मतलब क्या था, मतलब एक तत्व क्या, क्या बोलते हैं उसको, मतलब स्वतः घटना होगी, मतलब कोई प्लान वगैरह तो हत्या नहीं की गई थी, इसलिए इसको दास्ता से मुक्त नहीं था। इसलिए इसने मलिक और मतलब के सिपा सलार की उपाधियों से ही संतुष्ट रहा। इसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की, जिन्हें उसने अपने स्वामी गौरी से प्राप्त किया था। इसी कारण ऐबक ने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, नहीं अपने नाम के सिक्के चलाए। और जब तक आप सुल्तान नहीं बनोगे, ठीक है, तब तक, ठीक है, आप ना तो खतबे खुदवा सकते थे ना मतलब सिक्के भी चलवा सकते थे, ठीक है। लेकिन इल्तुतमिश दास्ता से मुक्त हो गया था। बाद में गौरी ने उत्तराधिकार, ठीक है, गिजाउद्दीन ने उसे सुल्तान स्वीकार किया। गौरी के उत्तराधिकारी गिजाउद्दीन ने उसे सुल्तान स्वीकार किया, लेकिन उस समय तक ऐबक अपनी शक्ति स्वयं के प्रयत्नों से ढीठ कर चुका था। इसी प्रकार ऐबक को नियम पूर्वक अपनी दास्ता से मुक्ति भी 1208 में प्राप्त होती है, ठीक है। तो दास्ता से मुक्ति इसको कब प्राप्त हुआ, 1208 में प्राप्त हुआ, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन इल्तुतमिश को पहले ही मिल गई थी, मतलब कहते हैं ना, मतलब से मालिक से पहले मतलब क्या, दास को मुक्ति मिल गई, तो उस संदर्भ में इल्तुतमिश के लेकर प्रयोग होता है। आरंभिक जीवन की बात करेंगे, क्या, इल्तुतमिश तो कुतुबुद्दीन ऐबक का भी गुलाम था, उससे पहले भी वो निकल गया। हाँ तो वही ना उसको, गुलाम अरे था। हुआ, सुनिए, गौरी जो भारत में जब युद्ध कर रहा होता है ना, हम्म। तो उसमें इल्तुतमिश की मदद के लिए होता है, ठीक है। इल्तुतमिश भी था और यहाँ पे ऐबक भी मदद के लिए था। तो शायद गौरी ही शायद उसको मुक्त कर दिया था दास्ता से, ठीक है। चलिए, गौरी उसके काबिलियत से काफी प्रसन्न था। आरंभिक जीवन की बात करेंगे, मोहम्मद गौरी ने ऐबक को तुर्किस्तान स्थित, ठीक है, निशापुर के काजी से खरीदा था। किसे खरीदा था, तो मोहम्मद गौरी ने ऐबक को कहां से, देखिए ये सब कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछ देगा। किसी किताब में लिखा हुआ है, किसी पहले किताब में बार आपको नहीं मैंने मिलेगा, पढ़ा। मिलेगा यूनिवर्सिटी वाला किताब में मिलेगा आपको, ठीक है। या फिर आप इसका सती चंदा वगैरह को पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा। इसके बारे में तो सब लिखा था, कम चांस है, ठीक है, चाहे हो भी सकता है एनसीईआरटी में, ठीक है। जैसे इसके 1000 दिनारी तो कहते थे, इसको कहाँ से खरीदा है पता चलता है, क्या नाम है उसका, निशा, क्या नाम है निशापुर उसका, के 1000 पास। दिनारी किसे कहा जाता है, ए, मलिक मालिक कफूर को, कपूर। ठीक है। हाँ तो उसमें पूछता है ना, हाँ तो कुतुबुद्दीन ऐबक को 1000 दिनारी कहते हैं, हाँ
नहीं मोहम्मद नहीं गौरी ने ऐबक को तुर्किस्तान के स्थित निसापुर के काजी से खरीदा था। ऐबक ने जल्द ही अपनी प्रतिभा के कारण अमीर आकुर बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, ठीक है, बलबन के पास ही अमीर आकुर का ही पद था। अश्वशाला का अध्यक्ष होता था, जैसे सम्मानित पद से, ये बहुत ही सम्मानित पद होता था अमीर आकुर, ठीक है, क्योंकि अश्व का उस समय, जिस समय लड़ाई वगैरह होती थी, उसमें घोड़ा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था, इसलिए अश्वशाला का पद जो था बहुत ही प्रमुख पद होता था। गौरी अपने साथ उसे तराइन के द्वितीय, देखिए यहाँ पे देखिए, गौरीन उसको अपने साथ तराइन के द्वितीय 1192 में अभूतपूर्व प्रतिभा दिखाई। 1194 में चंदावर के युद्ध में भी उसने जयचंद को पराजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। अब यालदोज, बेचारा यालदोज को मुल्तान मिला, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे यालदोज की महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है। ऐबक के सामने सबसे बड़ी समस्या यालदोज द्वारा दिल्ली सल्तनत पर सत्ता को दावे के कारण उत्पन्न हुई चुनौती थी। तो यालदोज जो था, दिल्ली पे बात करेंगे तो एक तरह से अपना दावा मतलब करता था। यालदोज अपने आप को मोहम्मद गौरी का वास्तविक उत्तराधिकारी मानता था। इस रूप से वो पंजाब के क्षेत्र पर अधिकार करने के इच्छुक था। इस उद्देश्य से उसने पंजाब पर चढ़ाई कर दी, लेकिन ऐबक ने उसे पराजित कर दिया। 1208 में गजनी के नगर पे भी अधिकार कर लिया, मतलब उसके हाथ से वो भी गया, ठीक है, गजनी भी गया। इस अवसर पर ऐबक ने गयासुद्दीन महमूद से दास्ता का मुक्ति पत्र प्राप्त किया। गजनी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अधिक समय तक नियंत्रण नहीं रख सका। कुतुबुद्दीन ऐबक अधिक समय तक गजनी पे नियंत्रण नहीं रख सका, ठीक है। तो दास्ता से मुक्त कब होता है ऐबक आपका? 1208 मुक्ति पत्र मिलता है गयासुद्दीन महमूद से। गयासुद्दीन महमूद कौन था? तो ये गौरी का वंशज था। किसका वंशज था? गौरी का वंशज था, ठीक है। अब आते कुबाचा के संदर्भ में आते हैं। तो ऐबक ने अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए अपनी बहन का विवाह कुबाचा से कर दिया। मतलब अपने स्थिति, मैंने पहले ही बताया था सर, मतलब बहन का विवाह क्या करता तो कुबाचा से कर देता। संभवतः कुबाचा ने उसे दिल्ली का सुल्तान मान लिया, ठीक है, यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। लेकिन बाद में जाके इसकी हत्या भी हो जाती है, ठीक है, बाद में फिर मुकर जाता है तो उसे पानी में डुबा के कुबाचा की हत्या कर देता। मे भी इसने दिया भी होगा, ठीक है। और ऐबक और अली मर्दान, ऐबक जो था ना, अली मर्दान को बहुत सपोर्ट करता था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसीलिए अली मर्दान जब इसको हत्या कर देता है, क्या नाम है इसको, बख्तियार खिलजी के जब हत्या करता है, तो अली मर्दान सबसे पहले भाग के किसके पास आता है? ऐबक के पास आता है। ऐबक उसको बचा भी लेता है, ठीक है, पूछा भी जाता है, ठीक है, बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की थी? तो अली मर्दान ने की थी, ठीक है। ऐबक की दूसरी समस्या पूर्वी सीमांत की थी। बंगाल का क्षेत्र बख्तियार खिलजी के द्वारा जीता दिया था, परंतु उसकी हत्या अली मर्दान द्वारा कर दी गई। अली मर्दान किसी तरह दिल्ली भागने में सफल हुआ, ठीक है। उसने ऐबक से सहायता मांगी। ऐबक के आदेश पर अवध के गवर्नर, ठीक है, कामराज रूमी ने, ठीक है, मोहम्मद शुरा को पराजित कर अली मर्दान को पुनः बंगाल का शासक बना दिया गया। क्योंकि जानता था जब भाई साहब अली मर्दान को नहीं बनाएंगे तो हो सकता है विद्रोह कर दे, इसलिए मतलब क्या हुआ, बख्तियार खिलजी की हत्या करने के बाद भी, ठीक है, मतलब क्या हुआ, एक तरह से मतलब ऐबक का समस्या ही निपट गया। हो सकता बख्तियार खिलजी पे ज्यादा शक्तिशाली हो जाता तो ऐबक को ही मतलब चैलेंज करता। तो इसलिए अली मर्दान ने जब इसकी हत्या कर दी और जब भाग के जब दिल्ली जब पहुंचा, तो ऐबक ने बोला चलो मेरा खुला समर्थन तुम्हारे साथ है। और उसने मतलब क्या, अवध का जो गवर्नर जो था कैमराज रूमी, याद रखिएगा, ठीक है, रिलेटिव बनता है आगे चल के, ठीक है, कैमराज रूमी से मोहम्मद शुरा को पराजित करके अली मर्दान को पूरा मतलब बंगाल का मतलब शासक बना दिया गया। अली मर्दान ऐबक के प्रति स्वामी भक्त था और बंगाल पर दिल्ली का प्रभुत्व बना रहा। कभी भी उसने विद्रोह नहीं किया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं राजपूत। ऐबक के सामने राजपूतों के विद्रोह की समस्या भी सामने आई, लेकिन इस क्षेत्र में वो निर्णायक कार्रवाई नहीं कर सका, क्योंकि 1210 में दुर्घटना में वो चौगान खेलते समय, चौगान इज जस्ट लाइक पोलो, ठीक है, चौगान क्या था, पोलो टाइप का खेल था। गिरने से घोड़े से गिरने से उसकी मृत्यु हो जाती है। घायल होने के कारण क्या हुआ, वो मर गया, ठीक है, ध्यान में रखें। कब मर गया? 1210 में मर गया। कहाँ पे मरा? 1210 में। दिल्ली में मरा, और कोई आदमी? लाहौर में मर गया। पता नहीं। और कोई आदमी? कहाँ पे हुआ? पूछा हुआ प्रश्न कहाँ पे हो बताइए। ऐबक लाहौर में मरा था। लाहौर में मरा था, ठीक है, कहाँ पे मरा, ध्यान में रखेंगे, लाहौर में उसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कैसे हुई थी? तो घोड़े से गिरने से उसकी मृत्यु हुई थी लाहौर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसका जीवन का कुछ तुलना आप इससे कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? किसी मुगल शासक से इसके जीवन का तुलना हुमायूं करना पड़े, से। ऐबक का तो किससे करेंगे? हुमायूं से, क्योंकि हुमायूं भी जीवन भर युद्ध लड़ते रहा, ठीक है, ये भी लड़ते रहा। जब सत्ता को मतलब क्या पूरी तरह से स्थापित कर दिया, ठीक है, तो हमारा मृत्यु हो गया, ठीक है। वह भी मतलब दोनों का मतलब दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु, हुमायूं का भी दुर्भाग्यपूर्ण है, इसका भी मृत्यु क्या था, दुर्भाग्यपूर्ण ही था, ठीक है।
हालांकि 4 वर्षों का शासक की बात करेंगे तो 4 वर्षों का शासन आपको किसका रहता है? उधर अगर तुलना करना रजिया चाहे बाबर से भी कर सकते हैं, क्योंकि बाबर भी 4 वर्षों का था, ये भी 4 वर्षों का था, पूरा हिंदुस्तान को जीत के उसने मतलब किसे सौंप दिया? हुमायूं को सौंप दिया, ऐसे शेरशाह सूरी इल्तुतमिश को सौंप दिया, शेरशाह सूरी को सौंप दिया बाबर। ठीक है, शेरशाह हुमायूं को सूरी सौंपा का शासन शेरशाह मात्र 5 ही साल शेरशाह किया सूरी था। का शासन 5 वर्षों तक था। ठीक है, शेरशाह सूरी का शासन अच्छा था, उसके समय विद्रोह वगैरह ये सब नहीं हुआ, सब शांत था, बढ़िया चल रहा था। खाली कुतुब किले ऐबक के बनवा रहे थे शेरशाह सूरी। बहुत बहुत मतलब उनका छोटा ही कार्यकाल था, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया माना जाता है। ऐबक ने मध्यकालीन दिल्ली के 7 शहरों का प्रथम शहर महरौली की आधारशिला रखी। दिल्ली को 7 बार बसाया गया, कितने बार? 7 बार। उसमें से पहला शहर महरौली की नींव किसने रखी थी? ऐबक दिल्ली का निर्माण किसने किया था? तोमरों ने, अनंगपाल तोमर अनंगपाल हाँ, अंगपाल ने किया था। ठीक है, तोमर के द्वारा किया गया। ठीक है, तो दिल्ली, माइक बंद कीजिए। दिल्ली की बात करेंगे, 7 शहरों में से प्रथम शहर महरौली जो था, आधारशिला ऐबक ने रखी थी। ऐबक ने कुतुबुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनवाई थी, जो कि एक जैन मंदिर था। यह भी पूछा जाता है, कुतुबुल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में बनाया गया, वो एक क्या था? जैन मंदिर था। जैन मंदिर। इसका प्रवेश द्वार क्या होता है? प्रवेश द्वार जानते हैं इसका क्या है? अलाई दरवाजा। हाँ ठीक है, अराई दरवाजा। ठीक है, निर्माण किसने करवाया अलाई दरवाजा का? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, देखा, हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और अगर आप एक बार मेरे साथ कंप्लीट कर लीजिएगा तो फिर आपको सारा फैक्ट आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, उसने क्या खटखट खटखट कर रहे हैं आप लोग? जैसे लग रहा है वो हो रहा है, क्या बोल रहा है उसको, मशीन वगैरह चल रहा है। उसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनाया, जो पहले एक हिंदू मठ था, ध्यान में रखिएगा। तो कुतुबुल इस्लाम बनाया, वहाँ पे जैन मंदिर था। 2.5 दिन का झोपड़ा बना, हिंदू मठ था। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण का भी, ठीक है, नींव जो था इसी ने रखा। किसके याद में रखा गया था? बख्तियार काकी। क्या नाम था? मोइनुद्दीन चिश्ती ने, बख्तियार काकी। ठीक है, ध्यान रखें, बख्तियार काकी। ठीक है, हसन निजामी के अनुसार ऐबक ने अपनी प्रजा को समान रूप से न्याय प्रदान किया और राज्य की, ठीक है, की शांति में समृद्धि के लिए क्या था? प्रयत्नशील था। इसको द्वितीय हातिम ताई कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीय हातिम ताई। ठीक है, बताऊंगा क्यों कहते हैं। मिन्हाज उस सिराज के अनुसार ऐबक श्रेष्ठ भावनाओं से, ठीक है, युक्त विशाल हृदय व दानशील वाला बादशाह था। ऐबक को कुरान खां कहा गया। रीजन क्या था? कुरान का अध्ययन करता था, सुरीले अंदाज में अध्ययन करता था। कैसे? सुरीले अंदाज में। ठीक है, मतलब लय बना के पढ़ता था। हातिम द्वितीय कहा क्योंकि दानशील था। लाख बख्श कहा गया, मतलब लाखों का दान कहा गया था। कुरान खान हातिम द्वितीय और लाख बख्श किसका नाम था? किसका नाम था? ऐबक। ऐबक का नाम था। ठीक है, तो और पढ़ाना है? नहीं। रहने दीजिए अभी। मजा आ रहा है? हाँ सर, तो तमीज पढ़ा दीजिए। रहने दीजिए ना, पॉलिटी सर खींच दीजिए ना, तो फिर पॉलिटिक्स में सब छोड़ जाएंगे धीरे धीरे। इल्तुतमिश से फिर मतलब झगड़ा लड़ाई शुरू हुआ, कुबाचा वगैरह को तो काफी लंबा चलेगा। ठीक है, ठीक है, तो पॉलिटी ही करवा देते हैं। ठीक है, कल क्या करना है? कल हम लोग इल्तुतमिश कल खत्म कर देंगे, गुलाम तो कल खत्म हो ही जाएगा। ठीक है, और कुछ कुछ कॉपी वगैरह लेकर बैठा कीजिए। ठीक है, नोट्स बनाइए। ऐसे नहीं आज के क्लास में नोट्स, उसको बस क्या करना है ना, आज के डेट लिख के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा लिख लीजिएगा। ठीक है, कल के क्लास शुरू होने से पहले फिर दिन में कभी एक बार नजर उस पर मार लीजिएगा। वो एक ऐसा आपके दिमाग में, मस्तिष्क में बन जाएगा ना, फिर आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, चलो मैं एक प्रश्न पूछता हूँ। गजनी को दास्ता से मुक्ति, उस गजनी बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐबक को दास्ता से मुक्ति कब मिली थी? 1208 में। किससे मिली थी? किसने दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक पे। गयासुद्दीन महमूद। गयासुद्दीन महमूद। ठीक है, क्या नाम था? गयासुद्दीन महमूद। ठीक है, लाख बख्श, कुरान खां, हातिम द्वितीय किसका नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। जब पानीपत तराइन का जो युद्ध हो रहा था, या फिर मतलब आगे चल चंदेरी का युद्ध हुआ, उसमें ऐबक शामिल था कि नहीं गौरी के साथ? हेल्प था कि नहीं था? किया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे है? अजमेर। अजमेर में। एक हिंदू मठ। वही ना, जैन मंदिर हिंदू था मठ दिल्ली वाला, कुतुबुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में, वो एक जैन मंदिर था। उसका प्रवेश द्वार किसे बोलते हैं? कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का अलाई दरवाजा। ध्यान में इसको रखेंगे। ठीक है, मृत्यु 1210 में हुई थी। चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरने से हुई थी,
और कहाँ पे हुई थी? लाहौर में हुई थी, ठीक है। चलिए, बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की थी? अली मर्दानी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और इसकी बात में जाके, ठीक है, बात करेंगे। अवध का गवर्नर का नाम बताइए, क्या नाम था? कैमराज रूमी, ठीक है। कैमराज रूमी ने क्या किया? मोहम्मद शोरा को पराजित करके अली मर्दान को पूरा मतलब बंगाल का क्या किया? शासक नियुक्त कर दिया। क्योंकि जैसे ही बख्तियार खिलजी की हत्या हुई थी तो मोहम्मद शोरा वहां पे सत्ता स्थापित कर लिया था, जो कि बख्तियार खिलजी का मतलब क्या था? समर्थक था। तो कैमराज रूमी को बुलाता है एवक, अब बोलता है भाई साहब देखो बंगाल में क्या हो रहा है। तो कैमराज रूमी मोहम्मद शोरा को पराजित करता है और बंगाल का शासक अली मर्दान को नियुक्त कर देता है, ठीक है। और आगे चल के भी कभी विद्रोह नहीं किया अली मर्दान, हमेशा मतलब एवक के प्रति क्या बना रहा था? स्वामी भक्त बना हुआ रहा, ठीक है। क्लियर? ठीक है, इसको याद रखेंगे सभी लोग। कल हम लोग इल्तुतमिश पढ़ेंगे, जो कि 1211 से लेके, ठीक है, 1300 1200 मतलब 1210 के बाद ही बन जाता है। लेकिन एक तरह से देखेंगे तो बीच में थोड़ा सा मतलब शासन जो था बहराम शाह का आता है, ठीक है। तो 1211 से 1236 तक।